तो व्हाट इज अ एपीआई, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एपीआई का मतलब क्या होता है। ओके, तो एपीआई इज अ थर्ड पार्टी रिसोर्स विच वी फैच ऑन आवर वेब पेज। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एपीआई क्या है, एक लिंक है। जिस लिंक के ऊपर मैं एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूं किसी तीसरी वेबसाइट के ऊपर, किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर या किसी दूसरे सर्वर के ऊपर, और वहां से मैं इंफॉर्मेशन, वहां से मैं डाटा को फेच कर कर अपने करंट वेब पेज के ऊपर लेकर आ रहा हूं। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर हम लोग मेकमाईट्रिप.com पर जाते हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे हम लोग मेकमाईट्रिप.com पर जाते हैं। अब इस मेकमाईट्रिप.com के ऊपर अगर मैं ये मुंबई टू बैंगलोर फ्लाइट को सर्च कर रहा हूँ, तो इसने मेरे को ये इंफॉर्मेशन, अलग अलग एयरलाइंस की इंफॉर्मेशन इसने मेरे को दे दी। इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट, बहुतों की ये इंफॉर्मेशन मेरे को दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि फ्लाइट का नाम क्या है, फ्लाइट का नंबर क्या है, फ्लाइट का टाइमिंग क्या है, फ्लाइट के अंदर कितने अवेलेबल सीट्स है और उसका प्राइस क्या है, ये एक डाटा ही है ना। तो ये डाटा तो विस्तारा के सर्वर के ऊपर होगा, विस्तारा का डाटा। इंडिगो के सर्वर के ऊपर इंडिगो का डाटा होगा। मेक माई ट्रिप के पास ये डाटा इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? अगर मैं यहां पर, अगर हम यहां पर डायरेक्टली मान इंडिगो की ही साइट पर जाते हैं, तो इंडिगो की साइट पर जाकर भी मैं ये सर्च परफॉर्म कर सकता हूँ, मुंबई टू बैंगलोर। यहाँ पर भी मेरे को, यहाँ पर भी मेरे को सर्च मिल रहा है। तो यहाँ पर भी मैं दिल्ली टू बैंगलोर कर सर्च फ्लाइट करूंगा, तो यहाँ पर भी मेरे को इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये भी सर्च कर रहा है, लेकिन ये जो सर्च परफॉर्म कर रहा है ये अपने ही सर्वर पर सर्च परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर आपको स्पाइस जेट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि ये इंडिगो की साइट है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इंडिगो की ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो मेक माई ट्रिप क्या कर रहा है, ये एक एपीआई को यूज कर रहा है। एपीआई का सिंपल मतलब होता है एक्सटर्नल लिंक। जैसे हमारा ये यूआरएल जा रहा है, ये हमारा यहाँ पर देखिए, ये यूआरएल जा रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ऊपर जो लिख कर आ रहा है। इसी तरीके से हमारा, अब ये वाला यूआरएल तो मेरे को विजिबल है, नजर आ रहा है। लेकिन जब हम इसको सर्च नाउ पर क्लिक कर रहे हैं, तो सर्च नाउ पर भी इसी तरीके का एक यूआरएल को वो कॉल कर रहा है। वो बैकग्राउंड के अंदर है, बैकएंड के अंदर है, वो हमको नजर नहीं आता। और उसके थ्रू भी वो एक रिक्वेस्ट भेजने का काम कर रहा है कि भाई मेरे को बॉम्बे से मुंबई टू बैंगलोर की साइट चाहिए इस डेट की। तो वो एक डाटा रिक्वेस्ट भेज रहा है, और उस रिक्वेस्ट के बेसिस के ऊपर वो रिक्वेस्ट कहाँ पर जा रही है, वो इंडिगो के सर्वर पर जा रही है, वो विस्तारा के सर्वर पर जा रही है, वो स्पाइस जेट के सर्वर पर जा रही है। और वहां से वो रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहा है, और वो जो रिस्पॉन्स में क्या वापस से आ रहा है, डाटा आ रहा है, और वो डाटा को वो अपने पेज पर प्रेजेंट कर दे रहा है। तो इस तरीके से हम सिंपल क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये एक एपीआई के थ्रू रिक्वेस्ट भेज रहा है और रिस्पॉन्स को लेकर आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन राइज होता है कि क्या सेलेनियम के थ्रू मैं इसको नहीं कर सकता? तो उसका आंसर है कि सेलेनियम के थ्रू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेलेनियम जो है वो फंक्शनल टेस्टिंग के लिए यूज करी जाती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर, जब मैं इसको ये चेक करना चाहता हूँ कि भाई मैंने मुंबई बैंगलोर पर क्लिक करके सर्च पर क्लिक करा तो सर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये काम अगर मैं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं सेलेनियम के थ्रू काम कर सकता हूँ। और मैं उसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाकर, और यहाँ से मैं इसको बटन को ऊपर क्लिक करूंगा, और बटन के ऊपर क्लिक करने से यहाँ से मेरे को एक्सपाथ मिल जाएगा, और बटन पर क्लिक करने से मेरा रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ये तो एक्चुअली नहीं पता चल रहा ना कि मेरा लिंक कौन सा कॉल हो रहा है। यहाँ पर तो मेरे को HTML का कोड नजर आ रहा है। यहाँ पर मेरे को कोई बैकग्राउंड का लिंक नजर नहीं आ रहा कि भाई ये कौन से रिक्वेस्ट जा रही है और क्या रिस्पॉन्स वापस से आ रहा है, ये मेरे को नजर नहीं आ रहा। ये तो मेरे को HTML के अंदर जो चीज प्रेजेंट हो रही है सामने, वही नजर आ रही है।
तो सेलेनियम जो है वो क्या काम करता है, वो ब्राउजर का कंट्रोल ले सकता है और ब्राउजर के कंपोनेंट्स का कंट्रोल ले सकता है, बटन्स का, टेक्स्ट बॉक्सेस का, और जिस पर जाकर मैं मैनुअली ना काम करके मैं प्रोग्रामेटिकली काम कर रहा हूँ। तो इससे हम लोग फंक्शनल टेस्टिंग कर सकते हैं कि भाई सर्च करने पर सर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये लिंक क्या कॉल कर रहा है, क्या रिक्वेस्ट जा रही है, क्या रिस्पॉन्स आ रही है, वो चीज हम इससे टेस्ट नहीं कर सकते। तो एपीआई टेस्टिंग करने के लिए हमारे को एक ऐसी लाइब्रेरी चाहिए जो कि रिक्वेस्ट भेज सके और रिस्पॉन्स लेकर आ सके। ठीक है। तो ये तो हो गया एपीआई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ एपीआई। ठीक है। एक मिनट पहले मेरे को कंप्लीट हो। तो एपीआई बहुत है ना, हर जगह हमारे एपीआई का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं एक को दो एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग पेमेंट गेटवे पर जाते हैं, हम कोई शॉपिंग कर रहे हैं और शॉपिंग करने के बाद हम बोलते हैं पे नाउ, और पे नाउ कर वो क्या कर देता है, वो हमारे को एक बैंकिंग इंटरफेस पर ले जाता है कि भाई क्रेडिट कार्ड से पे करने जाते हैं, नेट बैंकिंग से पे करने जाते हैं, नेट बैंक पर क्लिक करते हैं, बैंक का नाम आ जाता है, बैंक पर क्लिक करते हैं, बैंक का वेब पेज ओपन हो जाता है। लेकिन मैं एक्चुअली वेब मैं उस बैंक की वेबसाइट पर नहीं गया, लेकिन तब भी वो मेरे को वहां से बैंक का इंटरफेस ओपन कर दे रहा है। तो वो भी एक एपीआई है। या फिर हम लोग बोलते हैं, कई बार हमारी वेबसाइट होती है इसमें हम बोलते हैं कि हमको साइन अप नहीं करना और डायरेक्टली लॉग इन करना है, तो वहां पर एक ऑप्शन आ जाती है लॉग इन बाय योर जीमेल अकाउंट। तो आप वहां पर अपने आप को ऑथेंटिकेट कर रहे हो उस साइट के ऊपर, लेकिन आप उस साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे। आप बोल रहे हो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ जीमेल के ऊपर, और आप जीमेल के थ्रू लॉग इन करते हो, और वो जीमेल आपको वो क्या करता है, रिक्वेस्ट से एक रिस्पॉन्स भेज देता है, हाँ ये मेंबर है। तो आप वहां से ऑथेंटिकेट हो जाते हो और अपनी साइट पर जाकर काम करने लग जाते हो। या आप कोई एग्जाम्पल के तौर पर, आप एक वेब डेवलपर हो, और वेब डेवलपर हो और आपके पास मैं आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को जो है एक वेबसाइट बनवानी है टूरिज्म की, जिसके अंदर मैं, मेरा जो क्लाइंट है वो जो भी सिटी सर्च करे उसका टेम्परेचर भी साथ में आ जाए। तो आप बोलोगे सर तो आपके पास तो टेम्परेचर का डाटा नहीं है, मैं शिमला सर्च कर रहा हूँ, मैं मसूरी सर्च कर रहा हूँ, मैं ऊटी सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे क्या पता वहां का क्या टेम्परेचर है, तो उसका कोडिंग मैं तो नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई वेदर की एपीआई को यूज करूंगा। तो जैसे बहुत सारी हमारे पास ओपन सोर्स फ्री एपीआई भी हमको मिल जाती है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे वेदर एपीआई, तो मेरे को यहाँ पर ये बहुत सारी ओपन सोर्स एपीआई मिल जाती है। तो इस वेदर एपीआई के अंदर जब मैं, तो ये मैं जस्ट एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि अगर एज अ डेवलपर अगर मेरे को अपनी वेबसाइट पर ये शो करना है कि वेदर की कंडीशन क्या है, तो मेरे पास उसका डाटा नहीं अवेलेबल है, लेकिन ये वेब पेज जो है ये, इसके पास इसका डाटा अवेलेबल होगा। तो ये बोल रहा है कि आप अपने आप को यहाँ पर साइन इन कर सकते हो। तो जब ये साइन इन आप इसके अंदर करोगे तो आपको एक ऑथराइजेशन कोड दे देगा, और ऑथराइजेशन कोड देने के बाद अब आप इस एपीआई को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं कि मेरे को आवरली फोरकास्ट चाहिए 4 डेज की, तो आप इस एपीआई डॉक को जब देखोगे, क्लिक करोगे, तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये बोल रहा है कि आप इस एपीआई को कॉल कर सकते हो। तो ये क्या कर रहा है, ये एपीआई को कॉल करने के लिए कि लिंक प्रोवाइड कर रहा है। देखिए ये रहा, ये लिंक आ रहा है। तो बस आपको ये, आपको जब ऑथराइज हो जाओगे इस एपीआई के अंदर साइन इन कर लोगे और आपको ऑथराइजेशन कोड मिल जाएगा, तो आपको वहां पर ये ऐप आईडी डालना है। तो ये ऑथराइजेशन कोड का मतलब होता है ऐप आईडी। तो आप यहाँ पर अपना ऐप आईडी डालेंगे इस लिंक के अंदर, जो जो आपको ऑथेंटिकेट कर देगा कि आप ऑथराइज हो, और साथ में आप उस जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डाल देंगे। तो उस पर्टिकुलर जगह की वो एपीआई के हिसाब से वो आपको रिटर्न के अंदर क्या रिटर्न कर देगा, वो रिटर्न के अंदर आपको उसका एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। तो इसको आप इस तरीके से एपीआई को कॉल करेंगे, तो ये एपीआई आपको एक रिस्पॉन्स दे देगा। ऐसे करके ये देखिए, तो ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है आप सामने देखोगे, तो ये रिस्पॉन्स इस तरीके से, इसे कहते हैं जैसन फॉर्मेट में। तो हम लोग यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ पर ध्यान से समझोगे, ध्यान से, तो हमारे पास अब इतनी चीज समझ में आ जानी चाहिए कि एपीआई एक लिंक है जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और रिस्पॉन्स हमारे पास वापस से आ रहा है, इसे कहते हैं एपीआई। ठीक है। और मैंने उसके आपको 2-3 एग्जांपल भी दिए। अब एपीआई जो होता है, वो दो तरीके की एपीआई हमारे पास होती है। एक होती है हमारी रेस्ट एपीआई, और एक हमारी होती है सोप एपीआई। तो दो तरीके की एपीआई हमारे पास होती है। ठीक है। एक को कहते हैं हम लोग सोप एपीआई, एसओएपी सोप एपीआई, और एक को हम लोग बोलते हैं रेस्ट एपीआई, आरईएसटी रेस्ट एपीआई। दोनों के अंदर डिफरेंस जो होता है, वो डिफरेंस ये है कि जो सोप बेस्ड एपीआई होती है, वो जो रिक्वेस्ट भेजती है और जिस रिस्पॉन्स लेकर आती है, वो एक्सएमएल के फॉर्मेट में लेकर आती है। तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक दो तरीके का लिखा है, लिखा है एक्सएमएल फॉर्मेट एपीआई रिस्पॉन्स। तो अगर हम
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो रिस्पॉन्स आ रहा है इसे कहते हैं एक्सएमएल के फॉर्मेट में। एक्सएमएल हम लोगों ने जैसे pom.xml फाइल बनाई थी अपनी, ठीक है ना, और हम लोगों ने testng.xml फाइल बनाई थी। तो एक्सएमएल के अंदर क्या होता है, डाटा स्टोर होता है। जैसे यहाँ पर ये कंट्री आईटी आ गया, टाइम जोन आ गया, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ गया, और उसके यहाँ पर कंडीशन आ गई कि भाई ये फोरकास्ट में क्या है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम लोग जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो एक्सएमएल के फॉर्मेट में रिक्वेस्ट भेजेंगे, और रिस्पॉन्स जो हमारे पास आएगा वो भी एक्सएमएल के फॉर्मेट में रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा। तो इसे कहते हैं रेस्ट बेस्ड एपीआई, सॉरी सोप बेस्ड एपीआई। और जहां पर हम लोग ये करली ब्रैकेट्स के अंदर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और करली ब्रैकेट्स में रिस्पॉन्स आता है इसे ऐसे, तो इसे कहते हैं जैसन, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जैसन का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ये जावा स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में रिस्पॉन्स हमारे पास आता है, तो उसको कहते हैं रेस्ट बेस्ड एपीआई। तो अब आज की तारीख में हम लोग सोप बेस्ड एपीआई को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सोप बेस्ड एपीआई होती हैं वो स्लो होती हैं और प्रोटोकॉल स्पेसिफिक होती हैं, जबकि रेस्ट बेस्ड एपीआई होती हैं वो फास्ट होती हैं और प्रोटोकॉल स्पेसिफिक नहीं होती है। बाकी इसके बारे में अगर आपको और ज्यादा पढ़ना है तो आप यहाँ पर गूगल पर जाकर SOAP वर्सेस रेस्ट एपीआई ऐसे कर कर आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर दोनों के बारे में पता चल जाएगा। सोप एंड रेस्ट आर टू डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ एपीआई डिजाइन। सोप इज हाईली स्ट्रक्चर्ड, यूज एक्सएमएल फॉर्मेट डाटा। रेस्ट इज मोर फ्लेक्सिबल एंड अलाउज एप्लीकेशन टू एक्सचेंज डाटा इन मल्टीपल फॉर्मेट्स। तो बाकी आप इसको और ज्यादा इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो अपने सेल्फ स्टडी आप कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि रेस्ट इज बेटर टू यूज, रेस्ट एपीआई इज बेटर टू यूज। ठीक है, तो अब हमारे को इतनी चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी कि एपीआई का क्या मतलब होता है, और दो प्रकार की एपीआई हमारे पास होती है, रेस्ट एपीआई और सोप एपीआई। अब एक्सएमएल वाली, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज हमारे को समझ में आनी चाहिए वो ये है कि चाहे मैं रेस्ट बेस्ड एपीआई के थ्रू काम कर रहा हूं और चाहे मैं सोप बेस्ड एपीआई के थ्रू काम कर रहा हूं, दोनों ही केस के अंदर हमको रिक्वेस्ट तो भेजनी ही पड़ेगी, तभी रिस्पॉन्स मेरे पास वापस आएगा। तो रिक्वेस्ट हमारे पास चार प्रकार की रिक्वेस्ट होती है। गेट टाइप की रिक्वेस्ट, पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट, पुट टाइप की रिक्वेस्ट, और डिलीट टाइप की रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट के टाइप होते हैं। तो ये दोनों में कॉमन रहते हैं, चाहे आप रेस्ट में काम कर रहे हो चाहे सोप में काम कर रहे हो, दोनों में सेम रहते हैं। चार टाइप की रिक्वेस्ट होती है। जो गेट टाइप की रिक्वेस्ट होती है वो सेलेक्ट करने का काम करती है, मतलब कि जो डाटा है वो डाटा को फेच करने का काम करती है। एपीआई से डाटा को कॉल कर कर डाटा को गेट कर, डाटा को फेच करने का काम करती है। उसे कहते हैं गेट गेट बेस्ड रिक्वेस्ट, कि हम डाटा को गेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मेरे को लंदन का टेम्परेचर चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, डाटा को गेट कर रहा है। लंदन एक रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्स के अंदर वो डाटा को गेट कर रहा है कि लंदन का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, इसे कहते हैं गेट बेस्ड एपीआई। दूसरी दूसरी हमारे पास होती है पोस्ट। पोस्ट जो होती है वो डाटा को ऐड करने के लिए यूज करी जाती है, इंसर्ट करने के लिए यूज करी जाती है। अब जैसे कि ये हमारे एयरलाइंस की इंफॉर्मेशन है, तो एयरलाइंस की इंफॉर्मेशन कोई इंसर्ट करा रहा होगा डाटा, तभी तो मेरे को इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर है ना मेरे पास जैसे लंदन के टेम्परेचर मेरे को चाहिए, तो लंदन का टेम्परेचर कोई ऐड करा रहा होगा उस एपीआई के अंदर, तभी तो मैं उसे गेट कर पाऊंगा। तो पोस्ट का मतलब होता है कि न्यू डाटा ऐड कराना उस एपीआई के अंदर, न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड कराना, तो उसे कहते हैं पोस्ट, कि मेरे को डाटा पोस्ट करना है। तो डाटा पोस्ट मीन्स डाटा को ऐड करना है। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा होता है पुट। पुट का मतलब होता है अपडेट करना। जैसे मेरे पास ऑलरेडी डाटा रखा हुआ है, अब जैसे कि मैंने बोला कि भाई हम इसकी जो एम्प्लॉय ID 1 के डेजिग्नेशन है टेस्ट इंजीनियर, और उसकी सैलरी है 10,000। अब मेरे को उसको चेंज कर कर उसका डेजिग्नेशन सीनियर टेस्ट इंजीनियर करना है और सैलरी 20,000 करनी है। तो मतलब कि मेरे को नया डाटा इंसर्ट नहीं करना, मेरे को ऑलरेडी जो डाटा अवेलेबल है उसको चेंज करना है। तो उसको कहते हैं कि न्यू डाटा को अपडेट करने के लिए, तो उसके कहते हैं पुट टाइप की रिक्वेस्ट। और अगर मेरे को डिलीट करना होता है तो डिलीट। तो हम चार तरीके की रिक्वेस्ट हम लोग भेज सकते हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। ठीक है,
अब एपीए का मतलब क्या है ये समझ में आ गया, एपीए दो प्रकार की होती है वो समझ में आ गया, और रिक्वेस्ट चार प्रकार की होती है वो समझ में आ गया। इसके बाद अगली चीज आती है, वो आती है कि एपीए टेस्टिंग का मतलब क्या है, एपीए टेस्टिंग में होता क्या है, करना क्या होता है हमारे को। तो आप जैसे अभी सेलेनियम के ऊपर काम कर रहे थे, तो आप देख रहे थे कि आपकी वेबसाइट ओपन हो रही थी, फिजिकली आपको नजर आ रहा था कि मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है, और वहां पर जाकर आपको बटन और टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा था, और आप उस पर जाकर कुछ काम कर पा रहे थे। या एपीएम के अंदर आप देख रहे थे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है और वहां पर जाकर मैं कुछ काम कर रहा हूँ। लेकिन जब हम एपीआई टेस्टिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई वेबसाइट लॉन्च होती हुई नजर नहीं आएगी। क्या बोलते हैं सर, इसमें तो कुछ नजर ही नहीं आ, कुछ हो ही नहीं रहा। तो इसमें इसमें जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो इसके अंदर कोई आपको ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च होती हुई नजर नहीं आएगी, कि ना कोई टेक्स्ट बॉक्स या बटन पर कुछ क्लिक होता हुआ नजर आएगा। ये क्या होता है, ये एक, हम लोग प्रोग्रामेटिकली एक लिंक को कॉल करने का काम करते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर दिखाया था कि कॉल कर रहा है तो उसने एक लिंक दे दिया, तो हम लोग प्रोग्रामेटिकली क्या करते हैं, उस लिंक को, या प्रोग्रामेटिकली या टूल के थ्रू जैसे भी काम करना हो, उस लिंक को कॉल करने का काम करते हैं, और उस लिंक को कॉल कर कर उसमें से रिस्पॉन्स को एसर्ट करते हैं। तो एसर्ट का मतलब वो है जैसे स्टेटस कोड एसर्ट करना है, कि भाई स्टेटस कोड इस एपीए का 200 होना चाहिए, 201 होना चाहिए, तो स्टेटस कोड आ रहा है ये या नहीं आ रहा है स्टेटस कोड, या मेरे को जो डाटा वो गेट कर रहा है तो मेरे को वहां पर डाटा को इक्वल्स कंपेयर करना है कि भाई डाटा के अंदर मेरे को ये डाटा, एक्सपेक्टेड डाटा ये आना चाहिए, आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, या एपीआई को कॉल कर रहे हैं तो कितने देर में वो रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है, तो परफॉर्मेंस टेस्ट करनी है उसकी। तो वो काम करने के लिए हम लोग एपीआई टेस्टिंग करते हैं। तो एपीआई टेस्टिंग में आपको फिजिकली कोई एप्लीकेशन लॉन्च होती नजर नहीं आएगी, हमको सिर्फ उसके ऊपर एक रिक्वेस्ट भेजनी है और उसके रिस्पॉन्स को एसर्ट करना है कि वो रिस्पॉन्स एज पर एक्सपेक्टेशन आ रहा है या नहीं आ रहा। इसी को हम लोग एपीआई टेस्टिंग करना कहते हैं। अब लास्ट चीज जो होती है वो होती है अब कि एपीआई टेस्टिंग करी कैसे जाए। तो जैसे मैंने पहले दिन आपको बताया था कि दो तरीके से काम कर सकते हैं, या तो रेडीमेड टूल के थ्रू काम कर सकते हैं। रेडीमेड टूल का मतलब कि जिसमें कोडिंग लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ उसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना और यूज करना है। और दूसरे मैंने बोला लाइब्रेरी के थ्रू, लाइब्रेरी मीन्स जैसे जावा की लाइब्रेरी, जिसके अंदर हम एक जावा का प्रोग्राम लिख रहे हैं, और उसके अंदर हम लोग जो है pom.xml फाइल के अंदर डिपेंडेंसीज को ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग उसको इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पर भी दो तरीके हैं काम करने के, कि हम लोग एपीआई टेस्टिंग करने के लिए हम लोग डायरेक्टली टूल को भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास मार्केट में दो टूल्स अवेलेबल है, टूल्स मतलब कि जिसमें कोडिंग लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दो टूल्स अवेलेबल है, एक को कहते हैं सोप यूआई और एक को कहते हैं पोस्टमैन। ऐसे बहुत सारे अवेलेबल है वैसे तो, लेकिन फेमस के हिसाब से देखे तो दो ज्यादा फेमस है। एक को कहते हैं सोप यूआई और दूसरे को कहते हैं पोस्टमैन। सोप यूआई भी हम लोग इतने ज्यादा यूज नहीं करते हैं, जो क्योंकि जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सोप यूआई जो है वो सोप बेस्ड एपीआई को ही टेस्ट करता है, एक्सएमएल बेस्ड एपीआई को ही टेस्ट करता है। लेकिन पोस्टमैन जो है उससे हम लोग रेस्ट और सोप दोनों तरीके की एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए पोस्टमैन जो है वो ज्यादा फेमस है। ठीक है, लेकिन इसका वही डिसएडवांटेज है कि आपको इसको लाइसेंस बाउंड होता है, इसको परचेज करना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे भी, और आप यहाँ पर जाओगे google.com और आप यहाँ पर लिखोगे डाउनलोड पोस्टमैन, तो आप इनकी साइट पर जाओगे, पोस्टमैन की साइट पर जाओगे, तो आप यहाँ पर आप देखोगे भी, तो यहाँ पर देखिए प्राइसिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या ये होता है, डाउनलोड कर सकते हो आप इसको, ये पोस्टमैन के प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर देगा। लेकिन अगर आप फिर से इसको देखोगे तो ये विंडोज के ऊपर वर्क करेगा, ये जो है आपका मैक के ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो ये विंडोज का वर्जन दे रहा है, विंडोज 64 बिट, तो विंडोज भी 64 बिट का विंडोज के ऊपर, तो मतलब कि हार्डवेयर डिपेंडेंट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट हो गया। और जब आप इसको डाउनलोड भी करोगे तो ये ट्रायल वर्जन देगा आपको, फुल वर्जन नहीं देगा। फुल वर्जन अगर आपको लेना है तो आपको उसके लिए प्राइसिंग देनी पड़ेगी, ये प्राइसिंग आ रही है इसकी, तो आपको प्राइजेस देना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो कंपनीज जो है, जैसे मैंने, और उसके अंदर एक और डिसएडवांटेज है कि अगर मेरे को सिलेनियम और पोस्टमैन को आपस में इंटीग्रेट करना हो, तो आप बोलोगे सिलेनियम एक लाइब्रेरी है, वो प्रोग्राम है, ये एक टूल है।
तो वहां पर हमको डिफिकल्टी वहां पर भी आ जाएगी हमारे लिए। तो इसकी जगह अगर मैं जावा का प्रोग्राम लिख रहा हूँ और मैंने जैसे मार्विन प्रोजेक्ट बना रखा है, तो जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि आप एक मार्विन प्रोजेक्ट में सेलेनियम की भी हम डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं, एपीएम की भी डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं, उसी के अंदर हम लोग एपीआई टेस्टिंग की डिपेंडेंसी को भी ऐड कर सकते हैं और जावा का प्रोग्राम बना सकते हैं साथ में, आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो लाइब्रेरी का एडवांटेज ये मिल जाएगा कि आपको इसको पैसे देने की, पेड नहीं होता, वो कोई हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं होता। तो उस लाइब्रेरी को हम लोग जो कहते हैं उसको कहते हैं हम लोग रेस्ट एश्योर्ड। तो अगर आप यहाँ पर फिर से, तो जैसे सेलेनियम एक लाइब्रेरी का नाम है, वैसे ही व्हाट इज रेस्ट एश्योर्ड देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, रेस्ट एश्योर्ड भी एक जावा की लाइब्रेरी है और जो किस लिए यूज करी जाती है, रेस्ट एपीआईज को टेस्ट करने के लिए यूज करी जाती है। तो इनकी भी, जैसे आप सेलेनियम की साइड जा रहे थे, एपीएम की साइड पर जा रहे थे, वैसे रेस्ट एश्योर्ड आप लिखोगे, रेस्ट एश्योर्ड, तो रेस्ट एश्योर्ड की ये साइट आ गई, IO.REST-ASSURED। तो ये रेस्ट एश्योर्ड आपके यहाँ से, आप चाहो तो इसको डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और इसकी जैसे हम लोग mvnrepository.com पर जा रहे थे, mvnrepository.com, तो जैसे मैं यहाँ पर सेलेनियम को सर्च कर रहा था तो मेरे को सेलेनियम की लाइब्रेरी मिल जाती थी ऐसे, सेलेनियम जावा। जैसे मैंने यहाँ पर पिछली क्लास में एपीएम को ऐड कराया था तो हमने लिखा था जावा क्लाइंट, तो यहाँ पर मेरे को IO.APM मिल गया था ये रहा। उसी तरीके से आप यहाँ पर सर्च करेंगे ऐसे, रेस्ट एश्योर्ड, तो आपको ऐसे IO.REST-ASSURED की लाइब्रेरी मिलती है। तो इसलिए रेस्ट एश्योर्ड को यूज करना, रेस्ट एश्योर्ड को यूज करना हमारा ज्यादा एडवांटेज है बनिस्पत के पोस्टमैन को यूज करने। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ में आ गई? ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो अब एपीआई को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ डमी, दो तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। एक तो हमारे पास कुछ डमी एपीआई वेबसाइट होती है जिसमें कुछ डमी एपीआई उन्होंने दे रखी है, जैसे कि एक वेबसाइट जो है वो है reqres.in। अब क्योंकि एक्चुअल एपीआई तो हमारे पास है नहीं, तो हम तो प्रैक्टिस करने के पर्पज से, समझने के पर्पज से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस डमी साइट पर जा सकते हैं, REQRES, तो ये लिख रखा है इन्होंने, टेस्ट योर फ्रंट एंड अगेंस्ट अ रियल एपीआई। तो ये इन्होंने एक वेबसाइट बना रखी है जिससे हम लोग अपना प्रैक्टिस पर्पज के लिए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास इन्होंने एक एम्प्लॉय का डाटा रखा हुआ है। तो एक इस तरीके की इन्होंने एक एपीआई बनाकर रखी हुई है, जैसे कि एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स है हमारे पास। तो इस एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स को अगर मेरे को गेट करना, तो ये गेट टाइप की रिक्वेस्ट है। तो ये गेट के अंदर इन्होंने यहाँ पर ये रिक्वेस्ट, अगर मैं गेट के ऊपर पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए ये वाला, ये इन्होंने बता रखा है कि ये मेरा लिंक है। तो ये रिक्वेस्ट जा रही है पेज नंबर 2 के लिए, कि मेरे को पेज नंबर 2 का डाटा को फेच करना है और मेरे को यहाँ पर ये वापस से ऐसे रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर मैं इसको लिंक को यूज करके दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पर, तो ये देखो ये मेरा एक लिंक जा रही है और इस लिंक के ऊपर मैं एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ पेज नंबर 2, तो मेरे को यहाँ पर पेज नंबर 2 के अंदर के रिकॉर्ड्स मिल गए, ID 7, ईमेल उसका आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, ऐसे करके मेरे पास डाटा नजर आ गया। अगर मेरे को पेज नंबर 1 का डाटा चाहिए तो इसे कहते हैं क्यूरी पैरामीटर, तो मैं डाटा को यहाँ पर गेट कर रहा हूँ, गेट। तो इस तरीके से जैसन फॉर्मेट में डाटा मेरे पास गेट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली वेबसाइट हम लोग यूज कर सकते हैं अपना टेस्ट लिखने के लिए। उसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके की रिक्वेस्ट दे रखी है, गेट, गेट का मतलब कि डाटा को गेट करना है। उसी तरीके से यहाँ पर लिख रखा है पोस्ट, पोस्ट, पोस्ट का मतलब कि मेरे को नया डाटा क्रिएट करना है। तो पोस्ट में ये क्या दिखा रहा है कि पोस्ट के अंदर मैं यहाँ पर ये बॉडी, तो हम लोग पोस्ट के अंदर क्या भेज रहे हैं, ये बॉडी का डाटा भेज रहे हैं। तो ये भी जैसन फॉर्मेट में करली ब्रैकेट्स में जा रहा है। तो मैं एक नया एम्प्लॉय ऐड कर रहा हूँ जिसका मैं नाम ऐड कर रहा हूँ और जॉब ऐड कर रहा हूँ। तो मेरा न्यू एम्प्लॉय मतलब कि पोस्ट मतलब कि मैं न्यू एम्प्लॉय ऐड कर रहा हूँ और मेरे को यहाँ पर रिस्पॉन्स कोड मिल रहा है 201 और साथ में एक रिस्पॉन्स मैसेज मिल रहा है कि इसका एक आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, ये एम्प्लॉय
का एक न्यू आईडी जनरेट हो गया यहाँ पर, ये आईडी, और इसने बता दिया कि ये एम्प्लॉय आईडी कब जनरेट हुआ है, इस डेट को जनरेट हुआ है। तो इस तरीके से मेरे को ये रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो मेरे को टेस्ट क्या करना है कि अगर मैं नया एम्प्लॉय ऐड कर रहा हूँ तो मेरे को रिस्पॉन्स कोड 201 मिलना चाहिए, और मेरे को यहाँ पर ये आईडी जनरेट होना चाहिए मेरा। ठीक है, तो अगर जनरेट हो रहा है तो उसको मतलब कि ये वर्क कर रहा है, नहीं तो वर्क नहीं कर रहा। तो ये पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट। इसी तरीके से इसमें और भी दे रखी है अपडेट, पुट टाइप की रिक्वेस्ट, ये पुट। तो पुट का मतलब क्या हुआ कि मेरे को अपडेट करना है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल उसका डेजिग्नेशन मेरे को अपडेट करना है, तो यहाँ पर ये अपडेटेड लिख कर आ रहा है, क्रिएटेड लिख कर नहीं आ रहा। और सिमिलरली डिलीट टाइप की रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि मेरे को एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है, इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो ये डिलीट कर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो हम लोग इस 4 तरीके की रिक्वेस्ट इस तरीके से हम लोग इस वेबसाइट के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। और पोस्ट का मतलब है नया रिकॉर्ड इंसर्ट कराना, पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं कि नया रिकॉर्ड एम्प्लॉय ऐड कर रहे हैं। और पुट का मतलब कि अपडेट करना है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है उसका मेरे को जॉब डेजिग्नेशन अपडेट करना है। हाँ, तो ये 4 तरीके की रिक्वेस्ट होती है, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। ठीक है, तो हम लोग एक तो तरीका ये है कि हम लोग इस वेबसाइट के अंदर जो उन्होंने यहाँ पर एपीएम हमको बनाकर दे रखी है, हम उसको यूज कर लें, और उसको यूज कर कर हम लोग अपना काम कर लें। ठीक है, अपना अपना प्रैक्टिस कर लें। एक और तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका वो ये है कि मैं अपनी खुद की एक डमी एपीआई क्रिएट कर लूं। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करिए ध्यान से। अभी मेरा जो प्रोजेक्ट होता है वो डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर है। अभी मेरे पास एक्चुअल मैंने एपीआई को परचेज, क्योंकि कुछ एपीआई होती है जो पेड होती है, लेना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है, तब हम उसे यूज कर पाते हैं। तो अभी मान के चलिए मेरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर है, और मेरे पास अभी रियल टाइम एपीआई नहीं है, और मेरे को चेक करना है। मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वेदर की एपीआई अभी मैंने परचेज नहीं करी, लेकिन मेरे को अपनी जो मैं अपना एज अ डेवलपर जब मैं काम कर रहा हूँ, तो एज अ डेवलपर मेरे को अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको यूज करना है कि भाई मेरा ये टेम्परेचर आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरी एपीआई हिट हो रही है नहीं हिट हो रही है, लेकिन एक्चुअल एपीआई भी मेरे पास नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब तक मेरे पास रियल टाइम एपीआई नहीं आती तब तक मैं टेस्टिंग, या डेवलपर जो है बैठा नहीं रहेगा। डेवलपर तो अपना कोड लिखेगा और टेस्ट इंजीनियर अपना टेस्टिंग भी करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डमी एपीआई बना देते हैं। तो हम लोग एक जैसन फाइल खुद से बना लेते हैं, JSON जैसन फाइल खुद से बना लेते हैं हम लोग अपनी। ठीक है, और वो उस जैसन फाइल के ऊपर हम लोग अपना पोस्ट, गेट, पुट टाइप की रिक्वेस्ट को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास रियल टाइम एपीआई आ जाएगी तो मैं उसको रियल टाइम एपीआई से रिप्लेस कर दूंगा, जब मेरे पास रियल टाइम एपीआई आ जाएगी। लेकिन मेरा टेस्टिंग सिनारियो जो रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। यह है कि मैंने उसको क्या है कि जब तक मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तब तक मैंने एक डमी एपीआई बना ली, डमी जैसन फाइल बना ली, जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। कुछ रहना इस तरीके की रेडीमेड जो वेबसाइट्स इस तरीके से बनी है उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर तो एम्प्लॉय की ही इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन मेरी वेबसाइट फॉर एग्जांपल टूरिज्म की वेबसाइट है और मेरे को वेदर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वेदर की इन्फॉर्मेशन हो सकता है मेरे पास नहीं हो इस तरीके की डमी वेबसाइट, या हो सकता है कुछ और काम मेरे को करना हो और वहां पर मैं रहना मेरे पास नहीं हो। तो उस केस में यू कैन क्रिएट योर ओन जैसन फाइल ऑल्सो। ठीक है, तो उसको भी हम लोग पहले दिखा रहे हैं कि जैसन फाइल कैसे बनाई जाती है। तो जैसन फाइल बनाने के लिए हमारे को अपनी मशीन के ऊपर सबसे पहले तो नोड जीएस को डाउनलोड करना पड़ता है। तो अगर अगर ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा डाउनलोड नोड जीएस। ठीक है, और आप इस लिंक पर चले जाएंगे डाउनलोड नोड जीएस के ऊपर, और यहाँ से विंडोज इंस्टॉलर पर क्लिक करेंगे तो ये आपका मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर देगा। कुछ भी नहीं करना, बस नेक्स्ट 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 करना है, और जो भी वो रिकमेंडेड बोलेगा वो उसको रिकमेंडेड रहने दीजिएगा, और नेक्स्ट 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 कर कर इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा नोड जीएस को। इसका कोई एनवायरमेंट वेरिएबल वगैरह सेट नहीं करते हम लोग, जैसे जावा का हम लोग एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर रहे थे या एपीएम का एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर रहे थे। इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना है, तो ये नोड जीएस आपके मशीन पर इंस्टॉल हो जाएगा। नोड जेएस इंस्टॉल हो जाने के बाद ये काम तब करना है जब हमको खुद से
अपनी खुद की एक डमी एपीआई बनानी है तब करना है, वैसे जरूरत नहीं है करने की। अगर आप इसको वेबसाइट को यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है करने की। जब नोड जेएस डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना है, CMD, और यहाँ पर जाकर आपको एक कमांड लिखनी है, और वो कमांड है npm, नोड कमांड होती है इंस्टॉल -g json -server। ये कमांड हमको यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पर लिख देनी है, npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस -g स्पेस json -server। तो ये क्या करेगा, ये जैसन सर्वर को आपकी मशीन पर इंस्टॉल कर देगा। मेरे मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन ये अभी है ना, मैं दिखा रहा हूँ आपकी मशीन पर करते दोबारा से कर कर, तो ऐसे ये इंस्टॉल कर देगा। वैसे तो बाय डिफॉल्ट मैं ना, मेरी मशीन पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पहले से ही, लेकिन इसने इसलिए इसको इंस्टॉल नहीं करा। इसने सिर्फ ये चेक करा कि कोई पैकेज ऐसे तो नहीं है कि अपग्रेड करना हो, तो उसने एक पैकेज को 5 पैकेजेस ऐड कर दिए और एक पैकेज को उसने रिमूव कर दिया, मतलब कि उसने अपडेट कर दिया, और आपकी मशीन के ऊपर वो इसको इंस्टॉल कर देगा ऐसे करके। तो ये हमारा रन हो गया, रन सॉरी इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद हमको क्या करना है, हमको एपीएम सर्वर को स्टार्ट करना है। तो एपीएम सर्वर को जैसे हम लोग सॉरी एपीएम सर्वर बोल रहा हूँ, जैसन सर्वर को स्टार्ट करना है। तो जैसे हम लोग एपीएम को स्टार्ट कर रहे थे तो एपीएम लिखकर एंटर कर दे रहे थे तो एपीएम सर्वर स्टार्ट हो जाता था। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों को लिखना है जैसन डैश सर्वर, और जैसन डैश सर्वर के बाद स्पेस डैश डैश वॉच, और वॉच के बाद जो जैसन फाइल आपको रन करनी है उस फाइल का नाम, अगर तो वो पहले से अवेलेबल होगी, ठीक है। जैसे मैं अपनी मशीन पर दिखा रहा हूँ, तो हमारी मशीन के ऊपर एक वेदर डॉट जैसन फाइल बनी हुई है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ WEATHER वेदर डॉट JSON, वेदर डॉट जैसन। तो ये क्या करेगा, जैसन डैश सर्वर हाइफन हाइफन वॉच, स्पेसिस नहीं है, और स्पेस कोई भी नाम जो आपके पास, कोई भी नाम जो आपको नाम देना हो, जैसे मैंने यहाँ पर नाम दिया वेदर डॉट जैसन। तो ये अभी मेरी मशीन पर वेदर डॉट जैसन पहले से बनी हुई है, ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो ये क्या करेगा, ये इसको यहाँ पर स्टार्ट कर देगा। तो ये बोल रहा है लोडिंग वेदर डॉट जैसन, डन। और इसने ये वहां पर ये मेरे को रिसोर्स बता दिया कि भाई ये मेरे पास ये वेदर डॉट जैसन फाइल मेरी ये के रिसोर्सेज ये है। तो मैं इसको अगर अपने ब्राउजर के ऊपर ओपन करता हूँ, जैसे देखिए, तो ये तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ HTTP सॉरी HTTP लोकल होस्ट 3000। तो ये इसका पोर्ट होता है जिस पोर्ट के ऊपर ये जैसन सर्वर रन कर रहा है। और इसके बाद मैं इसको एंटर करूंगा, तो यहाँ पर ये मेरे को दो रिसोर्स दिखा रहा है, सिटी और वेदर। सिटी के ऊपर जाऊंगा तो ये मेरे को सिटी आ गई यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ सिटी क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल्स टू 2, तो उसने मेरे को बता दिया अच्छा ये सिटी ID 2 है, 2 के अंदर दिल्ली आ गया मेरे पास। तो ये मेरे को इसको मतलब कि ये मेरा एक लिंक बन गया। और वैसे ही यहाँ पर वेदर, ये वेदर। अब ये वाली जैसन फाइल मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसको मैं आपको यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन पर दिखा रहा हूँ। देखिए ये रहा, देखो ये मैंने एक फाइल ऑलरेडी बना रखी है, वेदर डॉट जैसन JSON, वेदर डॉट जैसन। ये फाइल मैंने यहाँ पर बना रखी है। अभी जैसन फाइल मैं दोबारा बनाकर दिखा दूंगा आपको। तो ये फाइल मैंने ऑलरेडी बना रखी है। कहाँ बनी हुई है फाइल, ये फाइल मेरी इस लोकेशन के अंदर सी यूजर्स पराग सक्सेना के अंदर बनी हुई है। तो आप यहाँ पर देखोगे सी यूजर्स पराग सक्सेना, और इसके अंदर हमारी ये वेदर डॉट जैसन, ये रही फाइल JS1 वेदर डॉट जैसन फाइल, ये मैंने बनी हुई है।
लेकिन आपकी मशीन पर जब आप फर्स्ट टाइम चलाओगे तो ये जैसन फाइल नहीं बनी हुई होगी। तो अगर मैं फिर से इसको कंट्रोल सी बंद कर रहा हूँ और अगर मैं फिर से यहाँ पर लिखता हूँ कमांड जैसन सर्वर डैश वॉच वॉच डैश डैश वॉच, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और रहना नाम दे देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ, चलो दे देते हैं लाइब्रेरी डॉट JSON। तो आप कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन एक्सटेंशन जो होना चाहिए वो जैसन होना चाहिए, JSON लाइब्रेरी डॉट जैसन। और उसका बाद आप एंटर करोगे, मेरे पास ये लाइब्रेरी डॉट जैसन फाइल इस टाइम अवेलेबल नहीं है, मैंने क्रिएट नहीं करी हुई है। तो ये क्या करेगा, ये इसको अब क्रिएट कर देगा। देखो यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है, ऊप्स लाइब्रेरी डॉट जैसन डज नॉट सीम टू एग्जिस्ट, क्रिएटिंग लाइब्रेरी डॉट। तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा, जैसे मैंने पहले दिखाया था, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो वो उसको ओपन कर देगा, अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो क्रिएट कर देगा। तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ये फाइल बना देगा, ये देखिए बना दी लाइब्रेरी डॉट जैसन, ये फाइल बना दी। इस फाइल को अब ये फाइल को ये डिफॉल्ट अपने आप ही एक फॉर्मेट बना देता है। आप उसको राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद में आप इसको नोट पैड से ओपन कर लीजिए, तो ये ऐसे फाइल खुल जाएगी। ठीक है, लाइब्रेरी डॉट जैसन। तो इसने इसमें अपने आप ही डाल दिया पोस्ट कमेंट प्रोफाइल, कुछ भी जो था वो ने डाल दिया। अब अगली चीज आती है कि भाई ये जैसन फाइल, ये तो मेरे को अब अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी। तो अब ये जैसन फाइल बनाए कैसे, तो उसके लिए आप बेटर है कि थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लीजिए। और यहाँ पर आप लिखोगे JSON W3 स्कूल, JSON W3 स्कूल। तो आप यहाँ पर W3 स्कूल की साइट पर जाओगे, जैसन का नोट्स ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा यहाँ पर, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो इन्होंने यहाँ पर देखो एग्जांपल दे रखा है, ये रहा। तो जैसन की फाइल हमेशा जब भी स्टार्ट होती है करली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है, और करली ब्रैकेट के अंदर जो की वैल्यू पेयर के अंदर डाटा स्टोर करा जाता है। तो ये डबल कोट्स में जो लिखा हुआ है ये की है, और इज इक्वल टू की जगह कॉलन लिखा जाता है, कॉलन। और ये हमारी वैल्यू है, वैल्यू। तो अब यहाँ पर वैल्यू के अंदर हम लोग स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम लोग डेसिमल टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, या एरे टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे। और यहाँ पे लिखा है कीज मट बी बस एंड वैल्यू। तो जो हमेशा की होगी, की हमेशा स्ट्रिंग ही होगी, डबल कोट्स में लिखा जाएगा कीज जो लिखी जाती है हमेशा। लेकिन जो कॉलन इज इक्वल टू जो वैल्यू लिखी हुई है ना, तो कीज मस्ट बी स्ट्रिंग्स। लेकिन वैल्यू क्या हो सकती है, वैल्यू में हम लोग स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, नंबर ऐड कर सकते हैं, जैसे 30 नंबर ऐड कर रखा है, ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा भी ऐड कर सकते हैं, एरे ऐड कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स ऐड कर सकते हैं, और नल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और हमेशा हर एक के बाद ये कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेटेड बाय द कॉमा। तो आप इसको, ये बेसिकली एक जैसन फॉर्मेट है। जैसे मैं एक एरे का दिखा रहा हूँ इसमें, एरेस, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखिए, तो हमेशा मैंने बोला करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट से क्लोज होगा, ओपनिंग क्लोजिंग, ये की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग का ये हमारी स्ट्रिंग जो है ये हमारी की है, वैल्यू में स्ट्रिंग टाइप का डाटा ऐड हो रहा है। फिर ये की हमेशा स्ट्रिंग में रहेगा, एज नंबर टाइप का डाटा ऐड हो रहा है, कॉमा से सेपरेट हो रहा है। अब कार्स हमारी की है, और कार्स का हम जो ऐड कर रहे हैं, ये क्या ऐड कर रहे हैं, ये एरे टाइप का डाटा ऐड कर रहे हैं। तो ये एरे, तो एरे भी इसमें ऐड करा जा सकता है। तो इस तरीके से आप उसको बाकी आप थोड़ा सा और पढ़ लेना इसको यहाँ पर ऐसे। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर वेदर वाले में देखोगे, मेरा पहले वेदर वाला देखो, तो मैंने देखो यहाँ पर करली ब्रैकेट स्टार्ट कर रखा है ये रहा, और करली ब्रैकेट हम लोगों ने क्लोज कर रखा है, ये रहा करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमेशा करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट क्लोज। तो अगर हम लाइब्रेरी में भी देखें, तो लाइब्रेरी में मैं ये सब हटा देता हूँ,
जो भी लिखा है ये तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट अपने आप ही लिख कर आ जाता है। तो मैंने करली ब्रैकेट स्टार्ट करा, करली ब्रैकेट क्लोज करा। उसके बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे को डबल कोट स्टार्ट करना है ऐसे, और मैंने यहाँ पर लिखा लाइब्रेरी नेम ऐसे, डबल कोट्स, उसके बाद कॉलन, और आप लाइब्रेरी का यहाँ पर नाम दे सकते हो पब्लिक, सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा ऐसे करके। उसके बाद आपको लाइब्रेरी के नाम के बाद फॉर एग्जांपल आपको इसके अंदर ऐड करना है कि इस लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी बुक्स है, बुक्स के नाम आपको ऐड करने हैं। तो एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे दोबारा से वेदर उसमें, तो अब जैसे मैंने यहाँ पर ऐड करा हुआ है आगे, यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैंने एक और वैल्यू ऐड कर रखी है सिटी। अब सिटी के अंदर हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, एरे ऐड कर रहे हैं, ये जैसा मैंने लिखा है एरे। और एरे के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऐड कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट क्लोज, एक ऑब्जेक्ट है। तो वैसे अगर हम लोग यहाँ पर आकर देखें तो हम बोलते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक बुक्स, और बुक्स के अंदर मेरे को मल्टीपल बुक्स ऐड करनी है। तो मल्टीपल बुक्स के लिए हम ऐसे एरे को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके अंदर एरे के अंदर क्या होगा, अगर मेरे को एक ऐड करनी है बुक, कॉमा एक और बुक ऐड करनी है, कॉमा एक और बुक ऐड करनी है, तो उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बुक का नाम फॉर एग्जांपल गीतांजलि, दूसरे का नाम रख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं ABCD, तीसरे का नाम लिख सकते हैं XYZ। तो ये मैं एक ऐसे जैसन फाइल बना रहा हूँ। लेकिन अभी इसके साथ नाम ही आ रहा है बुक्स का, अगर मेरे को बुक्स का ID भी ऐड करना है, ऑथर भी ऐड करना है, तो वो अभी इसमें ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलो अभी इतना देखते हैं। और उसके बाद मैं फॉर एग्जांपल एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, ऐसे ऐड कर देते हैं, या चलो इतने ही रहने देते हैं ऐसे, और इसको मैं सेव करता हूँ, सेव। तो समझ लें कि जो मैंने लाइब्रेरी टू जैसन फाइल बनाई उसको हम लोगों ने ऐसे सेव करा। तो सेव करेंगे तो यहाँ पर हमारे को जो हमारा सर्वर चल रहा है उसके अंदर अगर हमने कोई गलती करी होगी तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है लाइब्रेरी नेम स्ट्रिंग इज नॉट सपोर्टेड, यूज ऑब्जेक्ट्स और एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर ये मेरे को ये बोल रहा है कि ये जो आपने यहाँ पर लाइब्रेरी नेम दिया है उसको वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, यूज द ऑब्जेक्ट्स और एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कोई गलती करी है। ठीक है, तो इसको गलती को हम लोग रिमूव करने के लिए चलो एक बार हटा ही देते हैं इसे, सेव करते हैं। अब देखते हैं दोबारा से। तो मतलब कि इनकेस अगर आपके जैसन फाइल में दिक्कत होगी तो वो आपको बता देगा, मतलब ये चल गया तो मतलब कि दिक्कत नहीं है। और अब हम इसको वापस से जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये बुक्स मतलब नजर आ गई है, बुक्स, और बुक्स के अंदर आपको ये डाटा नजर आ गया ऐसे करके। तो ऐसे करके हम लोग अपनी जैसन फाइल क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आप थोड़ा सा अपना वहां से पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बुक्स के अंदर देखिए ये एरे जो मैंने बनाया, इस एरे के अंदर मैं ऑब्जेक्ट्स ऐड करा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हो, मेरे को अब यहाँ पर एक करली ब्रैकेट स्टार्ट करा, फिर एक और करली ब्रैकेट क्लोज करा, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया ऐसे।
और इसके अंदर हम लोग आईडी, आईडी जो होता है एक इसका रिजर्व वर्ड होता है, और आईडी जो है वो ऑटो जनरेट होता है। ठीक है, तो आईडी के अंदर मैंने यहाँ पर, आप न्यूमेरिक वैल्यू भी रख सकते हो और कैरेक्टर्स, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डायनेमिकली जनरेट होता है और स्ट्रिंग भी डायनेमिकली जनरेट हो जाता है, लेकिन फिर उसको आगे इंजेक्ट करने के लिए थोड़े से हमको प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं हम लोग। तो इसलिए बेटर रहता है कि हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू लिखें, जैसे मैंने लिखा आई डी इज इक्वल टू 1 न्यूमेरिक वैल्यू, तो नंबर आ गया, कॉमा, और उसके बाद मैं यहाँ पर, अच्छा आईडी जो आएगा ये डबल कोट्स में आएगा, क्योंकि जो भी हमारा की होती है वो डबल कोट्स में आती है। फिर नेम, ऐसे, तो ये पहला हो गया आईडी 1, नेम गीतांजलि, और फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कॉपीज मैंने लिख दी 3, कि मेरे पास 3 कॉपीज है इसकी। कॉमा लगाना मत भूलिएगा, कॉमा हर एक के बाद लगेगा। ठीक है, आईडी कॉमा कॉमा, तो ये पहला ऑब्जेक्ट बन गया बुक्स के अंदर, तो ये पहली बुक आ गई। फिर इसके बाद यहाँ पर भी कॉमा लगेगा, कॉमा, फिर एक और ऐसे ही, ऐसे, इसके अंदर आप आईडी 2, गोदान से कॉपी 4। तो ये मैंने एरे स्टार्ट करा, एरे क्लोज करा, और उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स ऐड हो गए, दो ऑब्जेक्ट्स ऐड हो गए। सेव कर कर देखते जाइए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। जैसे ही सेव करेंगे वैसे यहाँ पर जो हमारा सर्वर चल रहा है उसके अंदर अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पर एरर मैसेज मिल जाएगा मेरे को, और अगर एरर मैसेज नहीं होगा तो वो कोई आपको मतलब कि एरर नहीं देगा यहाँ पर, तो इसका मतलब कि सही है। डमी डमी एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास रियल टाइम एपीआई नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया कि दो तरीके से काम कर सकते हो, या तो आपके पास कोई एक ऐसी डमी एपी वेबसाइट बनी हुई है, ये भी तो यही कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये जैसन फाइल मैंने तो बनाई नहीं। यहाँ पर भी तो ये क्या कर रहा है, पोस्ट कर रहा है यहाँ पर, ये डाटा जब यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पोस्ट, तो पोस्ट के अंदर भी क्या कर रहा है ये ऐसे करके वैल्यू भेज रहा है ना, और मेरे को यहाँ पर ऐड हो रहा है वैल्यू। तो एक तो ये है कि तरीका कि मैं इस वेबसाइट को यूज कर लूँ अपना प्रोग्राम को लिखने के लिए, और नहीं तो दूसरा तरीका जो दिखा रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं कंपनीज में, वो ये है कि हम अपनी खुद की एक जैसन फाइल बना लेते हैं, और अब मैं इस जैसन फाइल के अंदर जाकर, मैं गेट करूंगा कि मेरे को गीतांजलि को गेट करना है, या मेरे को बुक नंबर 2 को गेट करना है, या मैं इसके अंदर न्यू बुक ऐड कर सकता हूँ अपने प्रोग्राम के थ्रू कि मेरे को एक और न्यू बुक ऐड करनी है, या मैं इसके अंदर अपडेट कर सकता हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ कॉपीज जो है 3 की जगह 5 हो गई, या फिर मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो इसलिए हम ये क्रिएट कर यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब यूज करेंगे रेस्ट एश्योर्ड की लाइब्रेरी से, हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, और रेस्ट एश्योर्ड की लाइब्रेरी से हम लोग इसके ऊपर वर्क कर इसमें से वैल्यू को गेट करेंगे, या इसमें पोस्ट करेंगे, या पुट करेंगे, या डिलीट करेंगे। ठीक है, तो वैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और बना देता हूँ, ऑथर, ऑथर एरे, एरे ऑथर्स।
तो अब हम इसको मैप कर रहे हैं कि ये वन जो है वो इस वन की के साथ मैप होगा, ताकि हमको पता चल सके अच्छा इस गीतांजलि का जो ऑथर है वो टैगोर है। ऐसे। तो ये बेसिकली एक जस्ट हम एज अ डमी बना रहे हैं, लेकिन रियल टाइम के अंदर आपको या तो कंपनी देगी ऐसे बनाकर, या डेवलपर बनाकर देगा ये जैसन फाइल, और हमको इस जैसन फाइल को यूज करना है, और उसको यूज कर कर हमको अपना टेस्ट लिखना है। ये और ये अगर रियल टाइम भी है हमारी, मान के चलिए डमी की जगह अगर मेरे को कंपनी से रियल टाइम भी मिलेगा, तो रियल टाइम में भी आपको ऐसे जैसन फाइल ही मिलेगी, जिसके अंदर जाकर हम लोग डाटा को गेट या पोस्ट या पोर्ट है ना, वो है ना, पोस्ट या जो भी हमको काम करना हो वो करेंगे। एक बार सेव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सब कुछ सही है तो ठीक है, नहीं तो एरर। और अब हमारी ये फाइल बन गई है ऐसे कर कर, तो इसी का ही लिंक बनता है। अब जैसे रियल टाइम में भी हम लोग जैसे हम तो काम करते हैं, तो जैसे यहाँ पर हमको ये लिंक मिल रहा था कि भाई मैं गेट कर रहा था तो मेरे को ये लिंक मिल रहा था, तो यहाँ पर लोकल होस्ट से नहीं मिल रहा था वाला लिंक, यहाँ पर ये वेबसाइट से लिंक मिल रहा है, ये वाला ये लिंक मिल रहा है मेरे को। और मैं यहाँ पर लिंक के अंदर यहाँ पर यूजर्स के साथ हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि पेज नंबर 1 का डाटा चाहिए ऐसे करके, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा लोकल होस्ट सर्वर से मेरा लिंक बन गया, ये रहा, कि एक ऑथर्स लिंक बन गया, एक बुक्स लिंक बन गया, ये रहा बुक्स, सारे आ गए। और अगर मैं यहाँ पर बुक्स के अंदर क्वेश्चन मार्क, सॉरी, आईडी इज इक्वल्स टू 1 लिख दूंगा, तो मेरे को यहाँ पर बुक नंबर 1 का रिकॉर्ड मिल जाएगा इस तरीके। तो ये भी लिंक ही बन गया इस तरीके से। जिस लिंक को मैं कॉल करूंगा, मैं इस लिंक को कॉल करूंगा, और इस लिंक को कॉल करके मैं इसके अंदर डाटा को भेजूंगा और डाटा को गेट करूंगा या डाटा को ऐड करूंगा। और उसकी जगह अगर आप ये जैसन फाइल खुद से नहीं बनाना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसे कोई डमी वेबसाइट को भी यूज कर सकते हैं जो आपको एपीआई प्रोवाइड कर रहा हो, जिसको तो हाँ यहाँ पर भी एक्चुअली लिंक ही मिल रहा है मेरे को, ये रहा ऐसे। तो यहाँ पर भी मेरे को लिंक ही मिल रहा है, तो इस लिंक को भी आप लोग चाहो तो ऐसे यूज कर सकते हो। क्लियर हो की बात? ठीक है। तो इतनी चीज को एक बार ट्राई कर कर रखिएगा। तो अब नेक्स्ट काम हमको क्या करना है, नेक्स्ट काम हमको करना है कि हमको एक मार्विन प्रोजेक्ट बनाना है। तो अब मेरे को एक जावा का प्रोग्राम लिखना है, और उस जावा के प्रोग्राम से मेरे को अपनी एपीआई को कॉल करना है। तो उसके लिए हम लोग फाइल पर जाते हैं, न्यू पर जाते हैं, मार्विन प्रोजेक्ट, क्रिएट अ सिंपल मार्विन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट। नाम को आप कुछ भी दे सकते हो, इसका जो भी आपको नाम देना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम दे दिया वीकेंड एपीआई। आर्टिफैक्ट आईडी दे दीजिए, नेम दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, जो भी आप देना चाहें नाम आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। पेरेंट प्रोजेक्ट में कुछ नहीं लिखा जाएगा, फिनिश के ऊपर क्लिक कर तो ये क्रिएट हो जाएगी, जैसे अभी तक क्रिएट कर रहे थे वैसे ही। एक मिनट, ये वीकेंड एपी, सॉरी ये वाला। और इसके अंदर आपको वैसे ही जैसे पहले काम कर रहे थे pm.xml, इसको ओपन करना है, वैसे ही डिपेंडेंसीज को ऐड करना है। और डिपेंडेंसीज को अंदर आपको, अब इसमें सिलेनियम की या एपीआई एपीएम की डिपेंडेंसी ऐड करने की जरूरत नहीं है हमारे को। तो इसके अंदर हम लोग जो ऐड करते हैं वो रेस्ट एस्योर्ड की ही ऐड करते हैं। तो आप यहाँ पर अपना mvn repository.com पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। हम्म, और भी बहुत सारे होते हैं, ऐसे नहीं है कि यही दो हैं। तो अभी मैं दिखा देता हूँ, सर्च कर कर आपको बहुत सारे टूल्स नजर आ जाएंगे। तो अब जैसे मैं यहाँ पर सर्च करा रेस्ट एश्योर्ड, तो ये वर्जन आ गया, वर्जन पर क्लिक करिए।
इसके ऊपर क्लिक करिए, कॉपी हो जाएगा। एक मिनट हो जाइए, पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये रेस्ट एश्योर्ड एक जावा की लाइब्रेरी है। जैसे एपीएम को ऐड करा रहे थे, सेलेनियम को ऐड करा रहे थे, अब ये एपीआई का सिंपल मतलब होता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, लाइब्रेरी ऐड हो जाती है जिसको मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। और वहां से मेरे को क्या मिलेंगे, मेथड्स मिलेंगे जिनको यूज कर कर अब मैं इस लिंक को कॉल कर सकता हूँ और उस लिंक के ऊपर रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता हूँ। तो ये लाइब्रेरी। तो और एक और मेरे को ऐड करनी पड़ती है इसके अंदर, और वो है मेरी जैसन सिंपल। तो आपको दो ऐड करना होता है हमारे को। एक तो रेस्ट एश्योर्ड कर सर्च करना है, दूसरा आपको लिखना है जैसन सिंपल सर्च। तो यहाँ पर आपको जैसन सिंपल मिल जाएगा, ये वाला ऊपर वाले लीजिएगा, जैसन सिंपल 1.1.1, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आप एनोटेशन, तो देखिए यूज करनी पड़ती है। तो एनोटेशन के अंदर या तो आप कुकुम्बर की एनोटेशन यूज करिए या टेस्ट एनजी का एनोटेशन यूज करिए, डेट इज अप टू यू, ठीक है। तो वो उसके लिए अगर आपको कुकुम्बर ऐड करना है तो कुकुम्बर की लाइब्रेरी, और टेस्ट एनजी ऐड करना है तो टेस्ट एनजी की लाइब्रेरी आपको ऐड करनी पड़ेगी ज़्यादातर, क्योंकि हम लोगों के लिए इजी जो रहता है वो टेस्ट एनजी की जगह कुकुम्बर हमारे लिए ज़्यादा इजी रहता है, और उसके अंदर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट भी हमारा बनता है। तो इसलिए हम लोग इसमें कुकुम्बर जावा जैसे पहले ऐड कराया था। तो कुकुम्बर जावा कर सर्च करिए, io.cucumber, वर्जन को सेलेक्ट करिए, कॉपी और पेस्ट। और मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ कि कुकुम्बर को चलाने के लिए जे यूनिट की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हमको एक और ऐड करना पड़ता है, कुकुम्बर जे यूनिट। कुकुम्बर जे यूनिट सर्च, कुकुम्बर जेवीएम जे यूनिट 4 io.cucumber। तो ये बेसिकली डिपेंडेंसीज हम लोगों ने ऐड कर ली, माविन प्रोजेक्ट बना लिया, और अपने मेन जो हमारा प्रोजेक्ट बनाया उसके अंदर हमारे को एक टेस्ट एनजी, सॉरी ये जे यूनिट की लाइब्रेरी को भी ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप जाओगे बिल्ड पाथ, और बिल्ड पाथ में ऐड लाइब्रेरीज, और ऐड लाइब्रेरीज में जे यूनिट 4, यहाँ से जे यूनिट 4 और फिनिश, ये ऐड होगी। तो हम लोगों ने अब इतना काम कर लिया कि हम लोगों ने जैसन फाइल बना ली जिसको मेरे को टेस्ट करने के लिए यूज करना है, ये वाली फाइल या ये वाली फाइल, वेदर कोई सी भी आप यूज कर सकते हैं। और नहीं तो अगर हम चाहें तो मैं दोनों के थ्रू दिखाऊंगा, और नहीं तो अगर आप खुद से जैसन फाइल नहीं बनाना चाहते हो तो आप कोई डमी वेबसाइट को भी यूज कर सकते हो जहां पर आपको कोई डमी एपीआई मिल जाए, उसको भी यूज कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। और उसके अलावा हम लोगों ने मार्विन प्रोजेक्ट बना लिया और उसमें लाइब्रेरीज को ऐड कर दिया। अब